आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान, अमेरिका, सऊदी, हूती, यमन, लेबनान और आज एक नाम और जोड़ रहा हूं, सीरिया की युद्ध अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। क्यों सीरिया की बात कर रहे हैं? हम सीरिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरिया एक प्लान बना रहा था या प्लान बना रहा है कि लेबनान पर दूसरी तरफ से हमला करने का। क्योंकि जब से वहाँ पर जुलानी साहब आए हैं, जिनको अमेरिका ने बैठाया है, जो अमेरिका की हिट लिस्ट में थे, वांटेड थे, उन्हें बैठाया गया है और तुर्की ने उसमें उसका समर्थन किया है, तो जुलानी साहब बशर असद तो बाहर चले गए। तो वहाँ जुलानी साहब जो हैं एंटी लेबनान हैं, एंटी शिया भी हैं। शिया गांव का क्या हाल आपको पता भी है। तो वो एक प्लानिंग हो रही थी कि भाई हमला किया जाए और हमला किया जाए लेबनान पर। उसके बाद ईरान ने एक झटका दिया। आप चूँकि ईरान की औकात तो सब जानते ही हैं, अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, यमन, कतर, सऊदी और यूएई भी जानता है। और औकात इस कदर जानता है कि यूएई ने क्या कहा, वो क्या किया है और क्या माल दिया है, प्रोटेक्शन मनी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा शुरुआत सीरिया से इसलिए करी हमने क्योंकि यह नया ट्विस्ट है, नया मामला है। बाकी तो अपडेट्स हैं। तो ईरान ने धमकी दी है सीरिया को कि तुम्हें इतने ड्रोन मारेंगे, इतने ड्रोन मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आप समझिए कि हम आप पर हमला करेंगे अगर आपने लेबनान पर हमला किया। इफ यू इन्वेड लेबनान देन वी विल इन्वेड यू, विल स्ट्राइक। और ईरान ने ये सीरिया को बताया है तुर्की के थ्रू, और ये बोला है कि हम 100 से ज़्यादा लोकेशंस पे ड्रोन और मिसाइल से हमला करेंगे, पूरे सीरिया पर हमला करेंगे, और उसमें हम प्रेसिडेंट के घर को भी नहीं छोड़ेंगे अगर सीरिया की आप फौज ने हमला किया लेबनान पर। तो लेबनान पर टू बी वेरी प्रिसाइज हिजबुल्लाह पर। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये धमकी सुनकर, जानकर कुछ प्लान्स में तब्दीली की है सीरिया में। वो आगे समझ में आएगा, पता चलेगा कि भाई कितनी अक्ल आई है सीरिया को या कितनी अक्ल नहीं आई है। तो ये शुरुआती अपडेट था। हमने कहा सीरिया को लेकर के आज शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि कल अमेरिका ने फिर से एक बार बयान दे दिया था, क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले एक जहाज़ पर हमला किया था सी ऑफ ओमान में, और फिर ट्रम्प साहब ने कल बयान दिया था कि भाई देखिए, हॉर्मुज़ पर हमारा पूरा नियंत्रण है और हम चाहते हैं कि कोई भी ना जहाज़ लेकर के आए और निकल जाए। इसके बाद ईरान का बयान आया, आईआरजीसी का बयान आया, और उसमें आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की सामान्य आवाजाही को लेकर अमेरिका के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब भी पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है और उसका मैनेजमेंट भी ईरान कर रहा है। अब ईरान फिर से पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करता है। कोई भी व्यापारिक टैंकर, शिप ईरान की अनुमति और उसकी निगरानी के बगैर यहाँ से सेफली, सिक्योरली नहीं निकल सकता है। और ईरान ने कहा कि आगे यही सिस्टम जारी रहेगा। तो सिर में मुड़ाए ओले पड़े अमेरिका के लिए, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि खुला हुआ है, अब तो फिर बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। तो बिना अनुमति नहीं जा सकते। अब तो चलो था कि ये रूट लेके निकल जाओ, अब वो रूट लेके भी निकल नहीं सकते हो। तो यहाँ वही बोला ना कि एक तरफ अमेरिका के लिए कुआं है, एक तरफ खाई है। अच्छा, वो तो कल हमने आपको बताया ही था कि कैसे ट्रम्प साहब जब जुलाई में नेटो की मीटिंग में तुर्की गए थे, तो वहाँ से कैसे छुप के बांधे निकले। पहले तो उन्होंने दिखावे के लिए दिखाया कि भाई एयरफोर्स 1 में चढ़े और फिर निकल करके दूसरे जहाज़ से लंदन पहुँचे, और चकमा देने के लिए, क्योंकि पत्रकार भी रहते हैं एयरफोर्स 1 में, तो पत्रकारों को चकमा देने के लिए पत्रकार भी थे और साथ में कुछ वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स भी थे। अब जब पत्रकारों को चला पता कि भाई ट्रम्प साहब तो निकल गए चुपके से, और अगर ईरान हमला करता तो उड़ जाते, तो भैया जब इनपुट था कि ईरान हमला कर सकता है, तो ट्रम्प साहब सिर्फ अपने आप को ही बचा रहे थे और पत्रकारों और वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स को
बेट बना दिया। तो अब पत्रकार भी कह रहे हैं कि भाई अगली बार से हम नहीं जाएंगे जहाज़ में। तो पत्रकारों का तो भरम सबसे पहले टूटना चाहिए। उनको लगता है कि बहुत करीब हो जाते हैं नेता के, पर नेता किसी का नहीं होता। खैर, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। और हमने आपको बताई। अच्छा, इस बीच अब्बास अराक्ची का ही बयान आया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है उसने तो फिर से मिसकैलकुलेशन किया है। उसके सारे इंटेलिजेंस जो उसे मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल्ड हैं, गलत हैं। और द वॉर ऑन ईरान नाउ एन इवन बिगर मिसकैलकुलेशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वर्स देन द फेक न्यूज़ इज़ फेक इंटेलिजेंस, बी केयरफुल। यानी हॉर्मूज को लेकर के फिर से वो झूठ फैला रहे हैं। फेक न्यूज़ फेक इंटेलिजेंस से ज़्यादा ख़राब है, वर्स है, और उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बात अब्बास अराक्ची साहब ने कही है, कहनी ज़रूरी भी है। अच्छा, जैसे हमने शुरुआत में आपको जिक्र किया था कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, जिसने अमेरिका और इसराइल की आड़ में हमले भी किए थे, पता चल रहा है कि उसने ईरान को 283 यानी $283 मिलियन दिए हैं सिक्योरिटी मनी या प्रोटेक्शन मनी के तौर पर कि ईरान उस पर हमला ना करे। तो हालात यहाँ तक हो गए कि कहाँ तो आप छुप कर हमला कर रहे थे, अब कहाँ तो आप छुप करके पैसा दे रहे हैं ईरान को कि भाई हम पर हमला ना करना, हम तो अच्छे लोग हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब यूएई ने तो इस तरह अपने आप को बचाया है। उधर सऊदी कैसे अपने आप को बचाएगा? वो ईरान से तो अपने आप को बचा ले तो बचा ले, लेकिन हूतियों से कैसे बचा पाएगा? हूतीज़ ने एक बार फिर से एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी सऊदी की अरामको, उस पर हमला किया है। और उन्होंने जज़ान में ये रिफाइनरी है, वहाँ पर दो ड्रोन से हमले किए हैं। और यमनी मीडिया के अनुसार ग्रुप ने कहा है कि अटैक वाज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट इट कॉल्ड सऊदी वायलेशंस ऑफ यमनी एयर स्पेस एंड सॉवरेनिटी। यानी यमनी एयर स्पेस में सऊदी घुसा और यमन की संप्रभुता पर उसने अपना हमला किया या इम्पैक्ट किया, इस वजह से उसकी सज़ा हूतीज़ ने दी है और फिर से बता दिया कि आपके एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे हैं। अब एक आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यूएई और बहरीन में अमेरिका के एसेट्स तबाह हुए हैं। यही वजह है कि बहरीन और कतर से निकल करके जॉर्डन, फिर जॉर्डन से इज़राइल जाने को मजबूर हुआ अमेरिका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लोग बिफ़ोर और आफ्टर की, जिसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो AN/TPS-57 रडार का, जो अल दफरा एयरबेस यूएई में था, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ गैस कंप्रेशन यूनिट एट हबशान रिफाइनरी, पार्ट ऑफ यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन यूएई, यानी जहाँ पर अमेरिका का पैसा लगा है वहाँ पर हमला। डिस्ट्रक्शन हुआ है कार्बन यूनिट में, जो कि यूएस एल्युमिनियम कंपनी की है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डेटा सेंटर सपोर्टिंग यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन बहरीन, उस पर भी हमला करके उसको भी तबाह किया है। तो वही बात है ना, उस समय आप बोल दीजिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सारी मिसाइलों को नाकाम कर दिया है, सारे ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है। पर कुछ दिन बाद अब तो सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी है, अब आप आके टेक्नोलॉजी ने आपको बता दिया है। अब कैसे अमेरिका पीछे हटा और कैसे अमेरिका पीछे हट रहा है, क्योंकि उसकी मिसाइलें कम हो रही हैं तो सबको पता है। लेकिन उसकी जो कह दीजिए कि MQ-9 रीपर ड्रोन, जो उसकी रीढ़ की हड्डी, उस पर कितना चोट लगा है उसका भी डेटा आ गया है और वो सब अमेरिकन आउटलेट्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान युद्ध के दौरान बड़े महंगे हैं MQ-9 रीपर ड्रोन, उसमें 45 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने मार दिया। ये उसके पूरे बेड़े के 25% हैं, यानी 25% उसके MQ-9 रीपर ड्रोन ख़त्म कर दिए गए हैं। और इस ड्रोन की कीमत जो है, वो जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत $1.3 अरब से ज़्यादा बताई जा रही है, यानी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। MQ-9 रीपर का उत्पादन 2025 से बंद हो चुका है, इसलिए अमेरिका इन्हें जल्दी से नहीं बदल सकता। युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी वायुसेना के पास 165 रीपर ड्रोन थे, अब लगभग 135 बचे हैं। ये संख्या वायुसेना की ज़रूरत जो 189 ड्रोन है उससे बेहद कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना बचे हुए रीपर ड्रोन्स के पार्ट्स निकालकर दूसरे ड्रोन को उड़ने लायक बना रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। यहाँ तक कि पुराने और रिटायर किए गए MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन के पार्ट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
उधर IRGC कह रहा है कि उसने 41 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट किए हैं। इनमें से 3 अगस्त को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गिराया गया ड्रोन भी शामिल है। और आप किस तरीके से अमेरिकी सैनिक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिनकी ड्यूटी मई तक थी वो लगातार एक्सटेंड होती जा रही है और वो मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं। अमेरिकी बताया ये भी गया है रिपोर्ट्स में कि अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज़ से कूदकर जान देने की कोशिश की है। इस वॉरशिप में जो अब्राहम लिंकन है, USS का वॉरशिप है, उसमें 5000 से ज़्यादा सैनिक मरीन्स तैनात हैं जिनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। और दोनों ही जो जवान हैं हज़ारों की तादाद में, वो मेंटल और फिज़िकल दोनों तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। नेवी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ पर तैनात 6 अमेरिकी मरीन्स ने जहाज़ से समुद्र में कूदने की कोशिश की। अब्राहम लिंकन करीब 9 महीने से समंदर में है। ये वॉरशिप ईरान जंग के दौरान लगातार 250 दिन तक बिना किसी पोर्ट पर रुके समंदर में चल रहा है, बिना किसी पोर्ट पर रुके। 250 दिन हो गया, इस पर करीब 5000 अमेरिकी मरीन तैनात हैं और पहले इनको लौटना था। अब मिशन फिर से बढ़ गया। ये जहाज़ 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो से रवाना हुआ था। इसे पैसिफिक जाना था, लेकिन ईरान में युद्ध की स्थिति आई तो यहाँ भेज दिया गया। इस तैनाती को उनका जो था वो मई को ख़त्म होना था, मई से एक्सटेंड होकर अब अगस्त हो गया है, कई बार बढ़ा दिया गया है और लंबे समय तक समुद्र में रहने का असर मानसिक तौर पर पड़ने लगा है। और बताया जा रहा है कि वॉरशिप पर खाने की भी किल्लत है, बात करने के लिए कोई नहीं है। इनफैक्ट कुछ मरीन से अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड्स को बहुत डिप्रेसिंग टेक्स्ट भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, बताई हैं, इसको लेकर के वो भी चिंतित हैं। अब जब ये सारी खबरें आईं तो ईरान के माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि सब फेक न्यूज़ है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नौसैनिक की पत्नी ने तो बयान दे दिया है। तो तब सब सारी चीज़ें सामने आ रही है। भाई अमेरिका के लिए कितना मुश्किल है। सोचिए कि जो मरीन्स 5000 फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं वो किसकी लड़ाई लड़ने आए हैं। अमेरिका का कोई थ्रेट था नहीं, अमेरिका ने मारा। कोई न्यूक्लियर वेपन का दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, ना बना दिया ईरान ने, ऊपर से और मौत को आ गई है जान। आगे जाता है, फिर मिसाइल मारता है ईरान, फिर ये पीछे आते हैं, आगे आँख में ना लड़ रहे हैं सही से पूरी तरीके से, ना आर और पार हो रहा है, तो और तड़प रहे हैं समंदर के बीच में। तो ये तकलीफ़ है। खैर, हमें लगा कि सारी अपडेट्स आपको देनी चाहिए, लेकिन सीरिया वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सीरिया कैसे अब अपनी स्ट्रेटजी रिवर्क करेगा, क्या अब भी वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले करने की हिमाकत करेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा आगे देखना। तो रेड माइक पर तो आपको अपडेट्स दे रहे हैं, तो आप रेड माइक देख रहे थे, बहुत प्यार कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हमारी मेंबरशिप भी ले रहे हैं, सुपर थैंक्स भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।